इंजीनियर्स आज बात करने वाले मिनिमम साइज कॉलम का सबसे मिनिमम साइज क्या होना चाहिए आज के वीडियो में डिसाइड करेंगे। साथ ही साथ आईएस कोड क्या बोलता है इसके बारे में भी पूरा डिटेल में जानेंगे। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज बात करने वाले मिनिमम साइज ऑफ कॉलम, कॉलम का मिनिमम साइज क्या लेना चाहिए और साथ ही साथ आईएस कोड क्या बोलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले जान लेते हैं आईएस कोड क्या बोलता है। अब सबसे पहले बात करूं तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग ने सुना तो होगा आईएस 456 में 9x9 का बोलता है कॉलम। 9x9 का मतलब बात करें तो 225 क्रॉस 225 अप्रॉक्स मान लेते हैं। 0.2 का डिफरेंस है, अभी अपन लोग मान लेते हैं 225 क्रॉस 225। अब कहीं ये कॉलम है और यही अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ ये गलत है, ये गलत है। हाँ भाई 9x9 का कॉलम गलत है। अब ये कौन सा कोड बोलता है मैं बोलूंगा तो आप लोग एक बार में विश्वास नहीं करोगे, तो मैं कोड बताता हूँ कौन सा कोड बोलता है। IS 13920 वो भी 2016 रिसेंट वर्जन। अब ये क्या बोलता है कि आपका एक साइड तो मिनिमम 300 होना चाहिए। तो ये तो पहला अलग गलत हो गया, परंतु ये समझो दोनों का कोड क्या क्या है। IS 456 क्या है, एक जनरल बिल्डिंग को ले रहा है, जनरल बिल्डिंग और जनरल लोडिंग कंडीशन के हिसाब से डिजाइन करता है। IS 13920 जो कि 2016 में नया पब्लिश हुआ था। अब ये क्या है, स्पेशली इसमें पूरा अर्थक्वेक के इफेक्ट्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं, तब वहां पर बोलता है कि आपको 300 मिनिमम रखना है। अब साथ ही साथ मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया, डिजाइन प्रैक्टिस। डिजाइन प्रैक्टिस मतलब हम लोग जो जनरली बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, कहीं G+1 के छोड़ के कोई सी भी बिल्डिंग है G+2 है, तो अपन लोग स्टार्ट करते ही हैं 200 क्रॉस 300 के कॉलम से। अब क्या होता है कि आपके पास कभी भी प्रपोजल आएगा, क्लाइंट आएगा, बोलेगा मुझे अपना घर बनाना है। अब G+1 की बिल्डिंग है, हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा G+2। जनरली बिल्डिंग G+2 तक जाती है, G+1 अपन लोग बनाते हैं, G+2 तक जा सकती है जनरल बिल्डिंग। अब G+2 तक जाती है तो अपन लोग को फ्यूचर एग्जम्पशन करना पड़ता है, सोच के चलना चाहिए कि आगे भी ये बिल्डिंग बढ़ सकती है, तो इसके कारण हरदम कॉलम 200 क्रॉस 300 का लेना चाहिए। परंतु कुछ केसेस हैं जहां पर अपन लोग 200 क्रॉस 200 या फिर 225 क्रॉस 225 ले भी सकते हैं। अब उनको समझते हैं, परंतु यहाँ पर मुझे एक दिक्कत आती है। IS 456 2000 है, IS 13920 2016 है। क्या IS को 2000 के बाद कोई रिवाइज नहीं हुआ? 456 में इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि आगे चल के रिवाइज हो? अरे भाई होती है, हर एक रिवीजन आया है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, वहां जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या रिवीजन आया है, क्या क्या अपडेट्स हुए, बहुत सारे चेंजेस आए। अब वो क्या होता है कि कोड में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आए कि उसके लिए पूरा नया कोड बनाना पड़े। कुछ क्लॉज चेंज हुए, एक दो टर्म्स चेंज हुए, तो उसके कारण उसको अमेंडमेंट के टाइप ऐड कर दिया जाता है। अब अपन लोग बात कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया, आपका एक टॉपिक खत्म हो गया कि क्या मिनिमम आईएस कोड बोलता है। इंजीनियर्स अभी तो अपन लोग और बात करने वाले हैं कॉलम के मिनिमम साइज के बारे में और उसके पूरे फैक्टर जानेंगे। परंतु कहीं आपको अपने पहली जॉब के लिए पूरी तरीके से परफेक्टली रेडी होना है। अब वो चीज आप हो सकते हैं कॉप्स की हेल्प से। कॉप्स की हेल्प में आपको क्या मिलने वाला है? इंपॉर्टेंट है ये स्किल्स रेडी करना। कहीं ये स्किल्स आ गई आपके पास तो आप पहली जॉब के लिए 100% रेडी हैं। अब पहली जॉब का मतलब ये नहीं है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे कुछ बन नहीं रहा है, गलती से किसी से मिल गई है, ऐसी जॉब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करूँ प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर में आपको ऑटोकैड कम से कम मिनिमम आना ही चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं होने वाला। परंतु आपको 3D के फील्ड में जाना है, रेविट आर्किटेक्ट काम आने वाला है, साथ ही साथ गूगल स्केचअप और 3ds मैक्स आपको एक कीन एज देगा बाकी लोग से। उसके बाद आपको ईटैप्स, कहीं स्ट्रक्चर डिजाइनिंग की फील्ड में आपको स्टार्टिंग भी करना है तो आपको ईटैप्स आना ही चाहिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, कभी भी अपन लोग पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, टाइम कितना लगने वाला है उसको डिटेल में समझने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट काम आने वाला है। और ऐसा मत समझो आपको नहीं आता तो आगे सीख नहीं सकते हो। बहुत सारे इंजीनियर्स 76% का रेशियो है कि उन लोग सक्सेसफुली जॉब पहले कर चुके हैं, पहले नहीं आता था, आज के डेट में प्लेस हो चुके हैं, अपनी जॉब रेडी के लिए तैयार हैं। तो 76 का सक्सेस रेशियो है, परंतु जितने लोग नहीं हुए उसका क्या, मैं भी उसमें से हो सकता हूँ। ऐसा मत सोचो। कहीं आपने ज्वाइन किया है और आप स्टडी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन करने के बाद स्टडी कर रहे हैं तो आप इन्हीं 76 में आओगे। आपका सक्सेस आपके हाथ में है। हाँ भाई ये डाउट पूछते हो कि सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं, हर एक चीज का इंडिविजुअल सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका टेंशन मत लो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको उस चीजों की प्रैक्टिस करना, जितनी लर्निंग है उसको कंप्लीट करना। अब वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे कंसिडर करें, क्या कंसिडर फैक्टर होता है। इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कॉलम का क्या साइज दूं। ये पूरा डिटेल में, कहीं आपने पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखा तो ये पक्का है आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कौन से 3 फैक्टर हैं। 3 फैक्टर
जो आपके बिल्डिंग के कॉलम के साइज को कंट्रोल करता है। अब इसके साथ ना एक और फैक्टर है, वो बाद में बताऊं। सबसे पहला, कोई भी दो कॉलम के बीच में डिस्टेंस। अब कहीं मैंने बोल दिया कि ये मिनिमम कॉलम 200 क्रॉस, चलो मैं मान लेता हूँ 300 ही लेना, परंतु क्या वो हर एक कंडीशन के लिए वैलिड होगा? ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ऐसा कुछ होता ना तो आईएएस कोड पहले से ही एक टेबल बना के दे देता, बोल देता ये लो सॉल्व कर, परंतु ऐसा तो नहीं है। हम लोग को हर एक कंडीशन के हिसाब से जज करना पड़ता है कि क्या होता है। अब ये जज वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन लोग आगे चलते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम, पहला पॉइंट आपने समझा। अब इसके साथ साथ मैंने लिखा है लोड्स ऑन इट। अब क्या हो रहा है, दो कॉलम की डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, जितनी बढ़ाते जाओगे उसका लोड बढ़ते जाएगा। अब उसका लोड बढ़ते जाएगा तो उसके सहने की ताकत तो बढ़ानी पड़ेगी ना। यही, अब इस फैक्टर को भी अपन लोग ध्यान से समझेंगे। पहले तीन फैक्टर्स सुन लेते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग, जितना बड़ी बिल्डिंग की हाइट होगी उतना ज्यादा कॉलम का साइज होगा। ऐसा क्यों? सिंपल सा एग्जांपल आपको कॉमन लाइफ में ही दिख जाएगा। जैसे मेरी हाइट 5'11" है नॉर्मल, तो अब उतने के लिए मेरा शरीर ठीक लग रहा है। कहीं कोई एक लंबा आदमी होता और सेम वजन का होता, मेरे ही वजन का, तो एक दुबला पतला टाइप दिखता, कमजोर दिखता। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट बढ़ गई परंतु हेल्थ नहीं बढ़ी। उसी तरह से कॉलम, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है हेल्थ भी बढ़ाना है। दूसरा, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अभी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मतलब उसका पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, तो उसकी लोड कंडीशन अलग अलग हो जाती है। लोड कंडीशन अलग हुए तो मतलब लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, वापस याद आ जाती है पहली कंडीशन की, इसके हिसाब से साइज बढ़ते जाएगा। अब ये तीनों कंडीशन में ना, पहले के दो कंडीशन अपन लोग डिटेल में समझते हैं पहले। तीसरा का कंडीशन लोड्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए हम लोग को ई-टैब या फिर स्टैट प्रो का सहारा लेना पड़ता है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। यही एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी समझाया हूँ। इसी एग्जांपल के कॉन्सेप्ट से ही आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। लास्ट वीडियो क्या था? दो कॉलम के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर ये समझते हैं, ये डिस्टेंस तो फिक्स हो गया, उस हिसाब से हमने कहीं कहीं कॉलम रख दिए। अब क्या होता है, आर्किटेक्ट ना अपने हिसाब से कॉलम प्लेस कर देता है कि यहाँ पर ना ये कॉलम होने चाहिए। वो अपने हिसाब से साइज भी एज्यूम कर लेता है। साइज एज्यूम कर रहा है, साइज डिसाइड नहीं हुई, उसने अजम्पशन किया। अब अपन लोग को कॉलम के साइजेस दिखने, डिसाइड करते हैं कहाँ पर किस साइज का होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन, ये ड्राइंग को ही पूरा समझने वाले, तो ये पता होना चाहिए कहाँ बन रहा है, किस लोकेलिटी में बन रहा है। क्या मुझे फाउंडेशन या फाउंडेशन की सॉइल से कॉलम का ज़्यादा इफेक्ट आएगा? क्या नहीं आएगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट आता है, ज़्यादा नहीं आएगा। तो अभी मुझे जो समझने के लिए चाहिए, सबसे पहले कितने फ्लोर का है, तो G+1 फ्लोर का बिल्डिंग है। क्या पर्पस है? आप मान लो रेसिडेंशियल पर्पस है, वैसे असली में हॉस्टल्स बन रहा है, परंतु अभी समझने के लिए रेसिडेंशियल पर्पस मान लेते हैं। अब यहाँ से अलग अलग कॉलम दिख रहे हैं, मुझे तो दिखने के लिए दो कॉलम दिख रहे हैं, एक ब्लू रंग का, एक रेड रंग का। अब ये क्या सिर्फ दो कॉलम से पूरा खत्म हो जाएगा? नहीं, इसको डिटेल में समझने के लिए ना इसी इक्वेशन को, इसी ड्राइंग को, ड्राइंग कुछ नहीं है, उसको समझना है। अब उसको समझते कैसे हैं, पहले मैं थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ। अब हर एक कॉलम को देखो कि उसमें कितने तरह से लोड आ रहे हैं, जितने तरह से लोड आ रहे हैं और उसका जितनी दूरी बढ़ रही है उसी हिसाब से कॉलम का साइज डिसाइड होगा। दो चीज बोला मैंने। सबसे पहले तो अपन लोग को बिल्डिंग की हाइट पता चल गई, हाइट के हिसाब तो पूरा कॉलम की एक ही हाइट होने वाली है। दूसरी चीज, उसके ऊपर लोड कितने आने वाला है। लोड कितने आने वाला है ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर, कितना उसकी डिस्टेंस है, उसमें कैसी सेकेंडरी बीम ऐड है। ठीक, यही पूरा कॉन्सेप्ट अपन लोग सीखते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन में। लोड डिस्ट्रीब्यूशन में यही कॉन्सेप्ट काम का है कि आपके लोड कैसे ट्रेवल हो रहे हैं, किस कॉलम में ज़्यादा लोड आ रहा है। इसी की हेल्प से हम कॉलम के साइजेस डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला कॉलम देखते हैं। मान लेते हैं इसका साइज मैंने रख दिया 9x9 का। अब 9x9 का रखने का सोच तो रहा हूँ, परंतु ये G+1 बिल्डिंग सामने वाले ने अभी से बना रही है और मोस्ट प्रॉब्ली ये G+2 तक बनाएगा, तो हो सकता है कि ये स्टेबल ना हो। अब ये हो सकता है वाला लाइन थोड़ी देर में समझाता हूँ। अभी अपन लोग इस कॉलम का साइज मान लेते हैं, मुझे mm में काम करना अच्छा पसंद है, तो इसका 200 क्रॉस 300। अब एक कॉलम से पकड़ के इसको समझते हैं। ये कॉलम है, इस कॉलम का साइज ले लेते हैं 200 क्रॉस 300। ये पॉइंट समझ में आया, 200 क्रॉस 300 क्यों लिया हूँ। और ये मिनिमम है। ये मिनिमम क्यों दिख रहा है? या इस तरफ कितनी बीम है? एक बीम है 5 फुट 6 इंच की, दूसरे तरफ 12 फुट 3 इंच के। ज़्यादा नहीं आ रहा लोड, सेम जितना लोड इसमें आ रहा होगा उतना ही लोड इसमें आ रहा होगा। दोनों आइडियल दिख रहे हैं सेम, तो दोनों का नाम मैं एक दे देता हूँ C1। तो एक कॉलम C1 का अपन लोगों ने साइज डिसाइड कर लिया 200 क्रॉस 300। यही सेम इफेक्ट यहाँ होगा, बिल्कुल C1। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस कॉलम और इस कॉलम के लिए कंपेयर करते हैं कि ये वाला कॉलम क्या कर रहा है, ये 12 फुट का और इस तरफ 9 फुट का, 9 फुट 4 इंच, इतने का लोड ले रहा है, तो इस कॉलम से तो बड़ा ही रखना पड़ेगा।
कहीं मैंने इस कॉलम की साइज मुझे समझ में आ रहा है कि मिनिमम 200 क्रॉस 300 हो रहा है, तो ये कॉलम की लेंथ हो सकता है 200 क्रॉस 350 में काम बन जाए या 400 में जाना पड़े। इसको भी आगे समझते हैं। तो ये कॉलम का साइज क्या हो जाएगा, 200 क्रॉस ना 350। ये क्या हो गया आपका कॉलम C2, तो इसको नाम दे देते हैं C2। अब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों सेम है क्या? अब जितने लोग हाँ बोले हो ना, रुक जाओ, ये दोनों कॉलम में अंतर है। इस कॉलम में लोड कहाँ से आ रहा है, आपको लोड ग्रीन हाइलाइटर से अच्छे से दिखा देता हूँ। इस तरफ का लोड आएगा, मतलब ये पूरे स्लैब का रूम 6 का, और इस तरफ का लोड आ रहा है ऊपर वाले कॉलम पे। परंतु मैं इस कॉलम की बात करूँ जो आपका रूम 6 और रूम 7 के बीच में। अब यहाँ पर अपन लोग इस कॉलम उस कॉलम का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? यहाँ पर सेंटर लाइन और ग्रिड लाइन मार्क नहीं है। क्या होता है यहाँ पर, जैसे A, P, C, D, E, F, G, H कहीं ये मार्क रहता तो उस हिसाब से नाम बोलते। जैसे ये मार्क रहता, यहाँ पर 1 मार्क होता, तो आप इस कॉलम को क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखते हैं आप D है, यहाँ पर 1, तो D1। इस तरह से अपन लोग को सेंटर लाइन करते हैं और नाम दिया जाता है, वो आगे देखते हैं। अभी कॉलम इस कॉलम की बात कर रही और इस कॉलम को कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पर जो लोड आ रहा है इन दोनों के कारण आ रहा है, यहाँ पर लोड किसके कारण आ रहा है, ये वाले स्लैब के कारण, ये बीम के कारण, और एक और बीम के कारण। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 तरह से लोड आने। तो ये C2 और ये C2, मतलब ये ऊपर वाला कॉलम और नीचे वाला कॉलम सेम नहीं होने वाला, दोनों में लोड का परसेंटेज चेंज होने वाला है। हो सकता है साइज सेम हो, परंतु लोड की वैल्यू चेंज आ रही है तो रेनफोर्समेंट भी डेफिनेटली चेंज आएगा। तो ये चीज अपने नोटिस में रहे। तो ये कॉलम क्या हो जाएगा, C3, 200 क्रॉस 350। अब हो सकता है मुझे सेम रखना पड़े 350, हो सकता है मुझे 400 तक जाना पड़े। ये कौन डिसाइड करेगा, कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। अब ये C3 और ये दोनों सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि पूरा लोड कंडीशन सेम है। अब यहाँ पर आर्किटेक्ट ने यहाँ पर कॉलम रखना ही भूल गया, परंतु इसका ये मतलब नहीं आपको कॉलम नहीं रखना है। वहाँ कॉलम नहीं रखोगे तो स्ट्रक्चर सेफ कैसे होगा? तो आपको यहाँ पर एक कॉलम बनाना रहेगा और इसका भी नाम C3 रख दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये कॉलम के लोड्स, इसके थोड़े से वेराइटी हो जाता है लोड को। अभी समझने के लिए मैं यहाँ पर भी C3 और यहाँ पर भी C3 रख रहा हूँ, परंतु असली में ये कॉलम यहाँ नहीं आएंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। उसको किसी और ड्राइंग में किसी और तरीके से अच्छे से समझते हैं। अब जितना यहाँ है यही चीज़ यहाँ होगी, किनारे किनारे के मिरर इमेज टाइप है, तो वो कॉलम सेम होंगे। मतलब ये वाला कॉलम हो सकता है यहाँ के नीचे के 2 कॉलम आपको देने की जरूरत ना पड़े, परंतु देना तो पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर अलग से बालकनी बना रहे हैं, बाथरूम बना रहे हैं। अब देना पड़ रहा है तो हो सकता है उसमें रेनफोर्समेंट C1 से भी कम आए, तब मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.8 का आ रहा होगा, तो उसको अभी के लिए इन दोनों को भी C1 मान लेते हैं। हो सकता है उसका कॉलम का रेनफोर्समेंट इससे भी कम आए। अब यहाँ देखते हैं, ये और ये सेम दिख रहा है मुझे, इसको C2 दिए, इसको भी C2 दे देते हैं। ये और ये सेम है क्या? थोड़ा सा फिर से ध्यान से देखो, ये और ये कॉलम सेम है क्या? ये ड्राइंग चाहिए होगी ना, आप लोग के लिए पब्लिक फॉर्म अवेलेबल है सिविल गुरुजी के एप्लीकेशन में, आप वहाँ पर बाकी लोग से डिस्कस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं, अब इस कॉलम और इस कॉलम की बात हो रही है, दोनों सेम होने वाले हैं क्या? नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोड कितने का आ रहा है, 12 फुट 8 इंच का। यहाँ पर लोड कितने का आ रहा है, 17 फुट का। पहले ही लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो कभी भी लेंथ बढ़ रही है तो कॉलम का साइज बढ़ेगा। अब कॉलम का साइज तो बढ़ गया, चलो मुझे समझ में आ गया, एक फैक्टर कॉलम का साइज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लेंथ बढ़ी। साथ ही साथ क्या हो गया, यहाँ पर एक और बीम आ गई जो पॉइंट लोड की तरह एक्ट कर रही है। कभी भी पॉइंट लोड की तरह एक्ट करे, लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया हूँ, पॉइंट लोड की तरह एक्ट करे तो अपने लोड फैक्टर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि मूवमेंट आ जाता है। तो इस बीम में पॉइंट लोड आया, वो लोड इन दोनों कॉलम में ट्रांसफर करेगा, मतलब 2 फैक्टर के कारण इसका साइज बढ़ने वाला है। तो हो सकता है इसका साइज हो जाए 200 क्रॉस 400। तो अब इसका नाम चेंज कर देते हैं, C3 के बदले C4 रख देते हैं। नाम टर्न किए तो एक बाजू में लिख देते हैं C4 200 क्रॉस 400। अब सेम फैक्टर यहाँ रहेगा, ये भी C4, सेम फैक्टर यहाँ रहेगा C4, सेम फैक्टर यहाँ रहेगा C4। अब यहाँ पर देखिए, अब इस तरफ से भी लोड आ रहा है, इस तरफ से भी लोड आ रहा है, तो हो सकता है C4 अपन लोग ने पहले ही कॉलम 200 क्रॉस 400 का कर दिया है, उतने में काम बन जाए, परंतु लोड बढ़ सकता है।
अभी के केस में C4 मान लेते हैं। अब यहां तक अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये दो कॉलम में लोड और ज्यादा आ रहा है। अब ये ज्यादा क्यों आ रहा है उसको समझते हैं। मैंने तो बता दिया, मुझे पहले से पता है, दिख रहा है ड्राइंग, तो मुझे समझ में आ गया। अब आपको कैसे समझना है वो समझते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, जो आपकी यहाँ सेकेंडरी बीम थी वो लोड ट्रांसफर कर रही थी प्राइमरी बीम पे, और प्राइमरी बीम डायरेक्ट आपके कॉलम तक लोड लेके जा रही थी। परंतु यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रही है, सबसे पहले दोनों तरफ से सेकेंडरी बीम तो आ रही है, अब वो भी लोड ट्रांसफर कर रही है दूसरे प्राइमरी बीम पे। अब वो प्राइमरी बीम इस पे ट्रांसफर कर दिए तो क्या होगा, फिर से मूवमेंट क्रिएशन हुआ। यहाँ पर एक मूवमेंट क्रिएशन यहाँ हुआ, दूसरा मूवमेंट क्रिएशन यहाँ हुआ और लोड ट्रांसफर हुआ। तो उसके कारण इन दो कॉलम में रेनफोर्समेंट ज़्यादा आ जाएगा। अब ज़्यादा आ जाएगा तो हो सकता है मुझे कॉलम साइज बढ़ाना पड़े, हो सकता है ना बढ़ाना पड़े डेफिनेटली, परंतु इससे ज़्यादा लोड आ रहा है इसमें, तो इसका नाम आ जाएगा C5 और ये हो जाएगा C5। अब C5 की बात करें तो उसका साइज भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो कॉलम का साइज सेम रख लिया है। जैसे सबसे पहले देखूँ तो C1 200 क्रॉस 300, C2 200 क्रॉस 350, C3 200 क्रॉस 350, C4 200 क्रॉस 400, C5 200 क्रॉस 400। यहाँ पर ये दो कॉलम का और सिमिलरली ये दो कॉलम का साइज सेम है, परंतु क्या डिफरेंस आएगा, लोड डिफरेंस है, उसके कारण रेनफोर्समेंट में डिफरेंस आएगा। हो सकता है ये 0.8% या 1%, हो सकता है ये 0.8 या 1% में आपका स्टेबल आ सकता है कॉलम, और दूसरा कॉलम क्या होगा 2% तक चले जाएगा। ये डिफरेंस है, इसे कारण अभी से हम लोग सेपरेट करके क्यों रखें, जिससे पता चले कि कौन सा साइज होने वाला है, उसमें रेनफोर्समेंट ज़्यादा आने वाला है, तो अपन लोग उसको ध्यान दे सकें, एक बार में कंपाइल कर सकें। अब यहाँ पर यहीं पर ख़त्म नहीं होता, ये डिज़ाइन का ना सबसे पहला स्टेप होता है कि अपन लोग के कॉलम के साइज डिसाइड करना। अब यही कॉलम के साइज अपन लोग डिसाइड जो किए, इसको लेके चलते हैं ईटैब में या फिर कोई भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में, वहाँ पर चेक करते हैं कि ये पूरी वैल्यू सही है कि नहीं। अब ये सही है कि नहीं कैसे चेक करते हैं, आपके रेनफोर्समेंट के परसेंटेज से। एक रेंज में आना चाहिए, कहीं इकोनॉमिकल है तो ठीक है, एकदम कम आ रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, अरे बचपन में पढ़े होंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत अच्छा मेथड है। एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कहीं बनेगा तो बताना, नहीं बनेगा टेंशन नहीं है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, याद है क्या, अरे डरो मत, इतना मेहनत नहीं करना है। x इज इक्वल टू 0 पुट करो, क्या होगा 0 + 0 + 0 + 10 इज इक्वल टू 13। नहीं हो रहा, चलो भाई ये कंडीशन सॉल्व नहीं होनी। x इज इक्वल टू 1, 1 + 1 + 1 + 10 इज इक्वल टू 13। हाँ भाई हो गई, यही होता है हिट एंड ट्रायल। इसी तरह से अपन लोग ने सबसे पहले कॉलम के साइज एज्यूम किए, ये 1 जो एज्यूम किया, ये 0 एज्यूम किया। यही तरीका है, अपन लोग ने सबसे पहले कॉलम के साइज एज्यूम किए 200 क्रॉस 300, 200 क्रॉस 350, उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का तरीका यहाँ पर अपन लोग की वैल्यू पुट करके देखना, वहाँ पर क्या हुआ डिज़ाइन करके देखना, यही मेथड है। हर चीज़ लाइफ में भी इसी तरह से होता है, कई बार काम नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करके देखो, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो दूसरा काम करेंगे। लाइफ इज लाइक अ वॉर, इफ़ यू आर वॉरियर यू विल विन। मतलब अब इसका ये मतलब नहीं है कल तलवार लेके मारने चले जाना, आपको लाइफ एक वॉर की तरह रखना है। हर एक जगह कुछ हासिल करना पड़ेगा, कुछ आगे पीछे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर चीज़ मिलेगी। यहाँ पर अपन लोग ने मेहनत करके देखा, हो सकता है यही मेहनत के बदले आप क्या कर रहे होंगे, इस एक्स को पूरा कंपाइल करके वैल्यू निकालें। तरीका अलग अलग हो सकता है सॉल्व करने का, परंतु सक्सेस आपको ही मिलेगी कहीं आप मेहनत करें। सही तरीके से करेंगे तो जल्दी मिल जाएगी, कहीं दूसरे तरीके से करते टाइम ज़्यादा लग जाता है, परंतु सॉल्यूशन आपको मिल जाता। तो आज की वीडियो में अपन लोग ने देखा कि कॉलम 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन, अब डिस्टेंस बिटवीन के साथ साथ उसके जितने उसके ऊपर लोड आ रहा है। दूसरी चीज़ हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट जैसे जैसे बढ़ाएंगे कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा टाइप ऑफ बिल्डिंग, टाइप ऑफ बिल्डिंग मतलब समझ में आ गया, लोड बढ़ रहा है अलग अलग स्ट्रक्चर में। परंतु इसके साथ साथ चौथा फैक्टर है जो मैं आपको बोला था आखिरी में बताऊंगा। चौथा फैक्टर है आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट मतलब आप M20 यूज कर रहे हैं, M30 यूज कर रहे हैं, M35 यूज कर रहे हैं, क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं, उसी तरह से कौन सा स्टील यूज कर रहे हैं। कहीं आपको ये जानना है कि कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यूज करना है, आपकी लोकेशन के हिसाब से कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपके लिए सुटेबल है, तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक में मिलने वाला है। होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।
जय हिंद, जय भारत।